जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का देखेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आए हैं हमें पता चलेगा और उन प्रश्नों की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स के लिए आपको बताया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मात्र 30 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और जो पुराने बच्चे उन्हें पता ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हमारा जो बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का कोर्स टाइटल है वह है हिंदी अनुवाद, जिसमें हमारा पहला सेक्शन होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें हमें 30 अंक प्राप्त होते हैं और 50 शब्दों में लिखना होता है। पहला प्रश्न है अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहले हम पूरा आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है रूपांतरण से आप क्या समझते हैं या रूपांतरण से क्या तात्पर्य है। शब्दानुवाद का अर्थ समझाइए, ये तीसरा प्रश्न है। पहले सेक्शन का तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है मशीनी अनुवाद के लाभ बताइए। अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य दो तत्व क्या हैं। फिर आपका छठा प्रश्न है पारिभाषिक शब्द का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए। सातवां प्रश्न है अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न मिथक कोश को परिभाषित कीजिए। नौवां प्रश्न है विविध शब्दावली के 5 उदाहरण बताइए। और 10वां प्रश्न है सृजनात्मक साहित्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपके अति लघु उत्तरीय हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है अनुवाद के लिए अपेक्षित गुणों का उल्लेख कीजिए। ये सभी क्वेश्चन, जैसे कि कोई कोई कमेंट आप लोग करते हैं सर मेरा पैटर्न अलग है, इसमें हमारे 5 प्रश्न आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं, तो उससे बिल्कुल भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन पेपर आप देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कराया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे और इसका आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा, तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। बिल्कुल भी पैटर्न से आप परेशान मत होइए। अनुवाद की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या था, अनुवाद के लिए अपेक्षित गुणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है अनुवाद को परिभाषित करते हुए मशीनी अनुवाद की आवश्यकता बताइए। चौथा प्रश्न है अनुवाद एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है, कथन की समीक्षा कीजिए। और उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है अनुवादक के लिए अपेक्षित गुण क्या होने चाहिए। फिर ये छठा प्रश्न है अनुवाद और भाषा की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 7 शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए, जो कि इसमें कुल मिलाकर आपको जो है 12 शब्द दिए गए हैं। इनमें से किसी 5 शब्दों का आपको क्या बताना है, इंग्लिश जो है वर्ड बताना है, जैसे प्रशासन का, प्रेक्षागृह का या मूल्य का, प्रति हस्ताक्षर, अभियोजक, निविदा, परिपत्र, मतपत्र, अनुमोदन, राजदूत, सचिव, राज्यपत्र। ये सब वर्ड दिए गए, इसमें किसी 7 का आपको जो है इंग्लिश वर्ड बताना है। 8वां प्रश्न भाषा कोश क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। 9वां प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली के रूप को समझाइए, स्वरूप को समझाइए। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न और पूरे क्वेश्चन पेपर का 10वां प्रश्न है अनुवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 11वां प्रश्न है प्रशासनिक पत्राचार के प्रकार बताते हुए किसी प्रशासनिक पत्र का नमूना सहित उल्लेख कीजिए। 12वां प्रश्न है सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। 13वां प्रश्न निम्नलिखित हिंदी अनुच्छेद का अंग्रेजी रूपांतरण कीजिए। नियंत्रक एक कंपनी का मुख्य दायित्व कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारित कराना, निष्पादन की देखभाल करना, समन्वय तथा नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में स्थूल निर्देशी सिद्धांत बनाना है। सहायक कंपनियां अपने आंतरिक प्रशासन में स्वायत्त शासी हैं। महत्वपूर्ण मशीनों और औजार तथा कुछ अन्य चुने हुए सामान को छोड़कर बाकी खरीद वे खुद कर सकती हैं। नियंत्रक कंपनी केवल निर्यात कार्य के लिए उत्तरदायी जो है मानी गई है। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनुवाद क्या होता है। अनुवाद का अर्थ एक भाषा में व्यक्त विचारों या संदेश को दूसरी भाषा में समान अर्थ और प्रभाव के साथ रूपांतरित करना जो है अनुवाद कहलाता है। अर्थात किसी एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में सेम विचार, सेम प्रभाव
के रूप में जब हम स्थानांतरित करते हैं या रूपांतरित करते हैं वही अनुवाद कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो पुनः कथन या पीछे कहना होता है। अनुवाद का अर्थ आपने समझ लिया, अर्थात अनुवाद की परिभाषा आपने समझ ली कि किसी भी एक भाषा में व्यक्त विचारों या संदेश को दूसरी भाषा में जो है उसी प्रभाव के साथ और उसी अर्थ के साथ जब हम रूपांतरित करते हैं वही जो है अनुवाद कहलाता है। दूसरा प्रश्न, रूपांतरण से क्या तात्पर्य है? रूपांतरण जो है अनुवाद का वह प्रकार है जिसमें मूल सामग्री के शब्द प्रति शब्द अनुवाद के बजाय उसके रूप, शैली या विधा को बदल दिया जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर उपन्यास को नाटक के रूप में ढालना रूपांतरण कहलाता है। अर्थात कोई उपन्यास उसको हम नाटक के रूप में ढाल दें तो वह रूपांतरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, शब्दानुवाद का अर्थ समझाइए। शब्दानुवाद में स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के समानार्थी शब्द से अनुवाद किया जाता है। इसमें व्याकरणिक संरचना और भाव की तुलना में शब्दों की प्रधानता एक प्रकार से होती है। चौथा प्रश्न है, मशीनी अनुवाद के लाभ बताइए। तो सबसे पहली बात है मशीनी अनुवाद की गति, यह बहुत कम समय में विशाल सामग्री का अनुवाद कर सकती है। दूसरा है सुविधा, इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से यह कहीं भी उपलब्ध है। अभी आप अपने फ़ोन में देखेंगे तो टाइपिंग पहले इंग्लिश में होती थी, हिंदी अलग में होती थी। अब आपको एक ऑप्शन देखने को मिल गया है कि आप इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में वह खुद ब खुद लिख देगा। तो यह बहुत बेहतरीन फीचर है जो कि आप अच्छे से यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि टाइपिंग हिंदी में आप करेंगे तो उसकी मात्रा खोजने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप इंग्लिश में लिख देंगे, जैसे कि आपको बहुत लिखना है, BAHUT आपने लिख दिया तो वह हिंदी में बहुत लिख देगा। या फिर आप उसको ट्रांसलेट भी करना चाहते हैं, जैसे कि आप लिख दें मशीनी अनुवाद के लाभ बताइए, तो वह इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देता है। तो कीबोर्ड का फीचर हो गया है। उसी हिसाब से आप देखें तो इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से यह कहीं भी उपलब्ध एक प्रकार से हो गया है। पांचवा प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य दो तत्व बताइए। सबसे पहला स्रोत भाषा और दूसरा होता है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा अर्थात वह भाषा जिससे अनुवाद किया जाना चाहिए, और लक्ष्य भाषा वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है। अर्थात जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश आपका सोर्स लैंग्वेज स्रोत भाषा है और हिंदी आपका टारगेट लैंग्वेज है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिभाषिक शब्द का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द का प्रमुख गुण उसकी नियत अर्थवत्ता है, अर्थात वह शब्द एक विशेष संदर्भ में केवल एक ही निश्चित अर्थ प्रकट करे और उसमें कोई संदिग्धता ना हो। पारिभाषिक शब्द का हमने आपको पढ़ाया हुआ है। पारिभाषिक शब्द होता क्या है, ऐसा शब्द जो किसी विशेष संदर्भ में यूज किया जाए, विशेष क्षेत्र में यूज किया जाए और उसका अर्थ एक ही हो, एक से अधिक ना हो, वह पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अनुवाद समीक्षा का अर्थ है किसी अनुदित कृति का मूल्यांकन करना। इसमें यह देखा जाता है कि लक्ष्य भाषा का पाठ, स्रोत भाषा के मूल संदेश, शिल्प और भाव को व्यक्त करने में कितना एक प्रकार से सफल रहा है। आठवां प्रश्न, मिथक कोश को परिभाषित कीजिए। मिथक कोश वह शब्दकोश है जिसमें पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं, प्रतीकों और सांस्कृतिक मिथकों की विस्तृत व्याख्या और संदर्भ एक प्रकार से दिए गए होते हैं। नौवां प्रश्न है, विधि शब्दावली के 5 उदाहरण बताइए। तो न्यायालय जो है कानून में यूज होता है, विधि के क्षेत्र में यूज होता है, शपथ पत्र, एफिडेविट होता है, अभियोग, प्रोसिक्यूशन, सम्मन्स, डिक्री, ये सभी शब्द विधि के क्षेत्र में यूज होते हैं। तो ये 5 शब्दावली जो है विधि से संबंधित आपने देख ली है। 10वां प्रश्न है, सृजनात्मक साहित्य का आशय स्पष्ट कीजिए। सृजनात्मक साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें लेखक अपनी कल्पना और भावना और मौलिकता का प्रयोग करता है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक। इसका मुख्य उद्देश्य रसानुभूति कराना एक प्रकार से होता है। इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होते हैं समाप्त। नेक्स्ट आपका है दूसरा प्रश्न लघुत्तरी का, अनुवादक के लिए अपेक्षित गुणों का उल्लेख कीजिए। एक सफल अनुवादक के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला है भाषा पर अधिकार। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के व्याकरण, मुहावरों, शब्दावली का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब आपसे कोई बोल दे कि आप जो है हम जो हिंदी में बोल रहे हैं ट्रांसलेट करके किसी मलयाली व्यक्ति को समझाइए, मलयालम
में इसको ट्रांसलेट करिए या इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो आपको जब इंग्लिश पता होगा, हिंदी पता होगा, दोनों स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की जानकारी आपको जब होगी, तभी आप जो है उसको समझा पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। अर्थात एक अनुवादक का अपेक्षित गुण क्या होता है कि सबसे पहली बात, दोनों जो भाषा है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, जिससे करना है ट्रांसलेट और जिसमें करना है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है विषय का ज्ञान। जिस विषय का अनुवाद किया जा रहा है, अनुवादक को उसकी गहरी समझ होनी चाहिए। अभिव्यक्ति कौशल, अनुवादक में भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि पाठक को वह मूल कृति ही लगे। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने सैड होकर बोली और हिंदी में, और उसको इंग्लिश में खुशी खुशी, जैसे कि वो जो भाव है हमारा सैड, जो एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, उसको ना दे के उसको खुशी खुशी बता दे, तो वह नहीं होना चाहिए। अर्थात भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तटस्थता, उसे अपनी ओर से कुछ भी घटाने या बढ़ाने के बजाय मूल लेखक के संदेश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अर्थात जो बातें उसमें कही गई है वही रहनी चाहिए, अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अनुवाद को परिभाषित करते हुए मशीनी अनुवाद जो है उसकी आवश्यकता बताइए। अनुवाद की परिभाषा तो आपने जान ही ली है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा स्रोत भाषा के विचारों, भावों और अर्थ को दूसरी लक्ष्य भाषा में समान रूप से व्यक्त किया जाता है। अभी आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें आपने अलग परिभाषा देखी और यहाँ पर अलग परिभाषा बताई जा रही है, इसीलिए जिससे अलग अलग रूप से आप बोल सके, लिख सके। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा में यथासंभव समान रूप से प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है। मशीनी अनुवाद की आवश्यकता की बात करें तो आज के डिजिटल युग में मशीनी अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत यह करता है, कंप्यूटर सेकंडों में अनुवाद कर देता है जबकि मानव को अधिक समय लगता है। दूसरा, वैश्वीकरण, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच संचार के लिए यह जरूरी है। इंटरनेट और डिजिटल कंटेंट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ई पुस्तक आदि के अनुवाद में उपयोगी होता है। बहुभाषिक देश, विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद आसान होता है। अब तो आपको इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो तो वहाँ पर जो कैप्शंस आप लिखते हैं अपनी पोस्ट में, उसके नीचे लिखा रहता है ट्रांसलेट। जो कमेंट करते हैं उसमें भी जो यूट्यूब सेक्शन है उसमें कमेंट में आप देखेंगे, यूट्यूब में कमेंट कुछ किए रहे तो उसमें नीचे लिखा रहता है ट्रांसलेट। आप इंग्लिश में लिखे रहेंगे तो हिंदी में वह ट्रांसलेट करके आपको हिंदी समझ में आती है तो उसको समझ सकते हैं। अगला है व्यापार और शिक्षा में उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में यह मददगार है। बड़े डेटा का अनुवाद, लाखों दस्तावेजों को जल्दी अनुवाद करने के लिए यह आवश्यक होते हैं। चौथा प्रश्न, अनुवाद एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है, कथन की समीक्षा कीजिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि अनुवाद में कला और विज्ञान दोनों के गुण होते हैं। अनुवाद एक कला है क्योंकि भाषा की सुंदरता और शैली बनाए रखना होता है, भाव और अभिव्यक्ति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। साहित्यिक अनुवाद में रचनात्मक आवश्यक होती है, रचनात्मकता जो होती है वह आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कविता या कहानी का अनुवाद करते समय भावनात्मक संतुलन जरूरी होता है और इन सभी कारणों से अनुवाद एक कला का रूप लेता है। अनुवाद एक विज्ञान है, हम कैसे कह सकते हैं, इसमें नियम और सिद्धांत होते हैं, व्याकरण और भाषा संरचना का पालन करना पड़ता है, शब्दों का सही और सटीक चयन आवश्यक होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद में जहाँ रचनात्मकता अर्थात कला की आवश्यकता होती है वहीं नियम और सटीकता विज्ञान भी जरूरी होता है। इसलिए अनुवाद को कला और विज्ञान का समन्वय एक प्रकार से कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, अनुवादक के लिए अपेक्षित गुण क्या होने चाहिए, जो कि आपको सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुवाद और भाषा की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। अनुवाद और भाषा समाज, शिक्षा और संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला, संचार का माध्यम यह है, विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच में संवाद स्थापित करता है। अभी आप देखे होंगे कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वह आते हैं, आगरा, ताजमहल या मथुरा, वृंदावन, जो भी घूमने, अयोध्या घूमने, वाराणसी घूमने आते हैं तो टूर गाइड होते हैं। वह जैसे कि इंग्लिश बोलने वाले आते हैं तो इंग्लिश में टूर गाइड वह मिल जाते हैं और वहाँ के विषय में उनको जानकारी देते हैं। कोई फ्रेंच आ गया, कोई रसियन आ गया, तो उन सभी लोगों की भाषा को जानने वाला एक टूर गाइड उनसे मिल जाता है और जिससे वह बुक कर लेते हैं और उसके बाद
जिस भी स्थल पर वह घूमने जाते हैं उनके विषय में वह उसको बता देता है। क्योंकि हिंदी यहाँ के लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, उतना कोई लेकिन समझा नहीं पाता है, इसलिए जो है वहाँ पर टूर गाइड होते हैं। इसीलिए संचार का माध्यम अर्थात विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच में संवाद हो जाता है, अगर दोनों भाषाओं के विषय में जानते रहे, अनुवाद करना आता रहे। दूसरा है ज्ञान का प्रसार, एक भाषा में उपलब्ध ज्ञान को दूसरी भाषा में यह पहुँचाता है। तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों को समझने में सहायता यह करता है। शिक्षा में उपयोग, छात्र अपनी भाषा में विषयों को आसानी से एक प्रकार से समझ पाते हैं। राष्ट्रीय एकता, बहुभाषी देशों में एकता बनाए रखने में सहायक होती है। वैश्विक संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और सहयोग बढ़ाता है। जैसे कि अनुवाद की आप यह भी आवश्यकता समझ सकते हैं, आप इसी समय रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो जहाँ पर तेलुगु में बनी हो लेकिन आपके पास आई, एआई ने ट्रांसलेट कर दिया, आपको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, आपको वह हिंदी में सुनाई देगा। जो इंग्लिश में किसी ने रील बनाई है आपको वह भी हिंदी में सुनाई देगी। तो बेहतरीन प्रयोग आज के डिजिटल युग में इसका हो रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद भाषा को सीमाओं से मुक्त करता है और ज्ञान, संस्कृति तथा संचार को व्यापक बनाता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता आज पहले से अधिक एक प्रकार से बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी रूप हमें जो लिखना था, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, अनुमोदन अप्रूवल, मतपत्र बैलेट पेपर, परिपत्र सर्कुलर, राजदूत एम्बेसडर, सचिव सेक्रेटरी, निविदा जो है टेंडर है, और राजपत्र को हम गैजेट कहते हैं। अगला प्रश्न, भाषा कोश क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कोश एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है जिसमें भाषा विशेष के शब्दों को एक निश्चित क्रम में संकलित किया जाता है और उनके अर्थ, परिभाषा, उच्चारण, व्युत्पत्ति तथा प्रयोग आदि की जानकारी दी जाती है। यह भाषा के मानकीकरण और अर्थ विस्तार को समझने का प्रमुख साधन है। भाषा कोश के मुख्य प्रकार की बात करें तो सबसे पहला है एक भाषी कोश, अर्थात इसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा एक ही होता है। हिंदी हिंदी या कोश जैसे कि, या इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, इसमें शब्द की व्याख्या उसी भाषा में की जाती है। जैसे कोई शब्द है उसका उसी भाषा में जब जो है उसकी व्याख्या की जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो वह एक भाषी कोश होता है। अर्थात एक भाषी शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि एक ही भाषा में शब्द भी है और अर्थ भी है। द्विभाषी कोश, इसमें एक भाषा के शब्दों को अर्थ दूसरी भाषा में दिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी कोश। यह अनुवादकों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। जैसे कि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो, हिंदी का अर्थ इंग्लिश में जानना हो, या इंग्लिश का अर्थ जो है हिंदी में जानना हो, तो वह द्विभाषी कोश का उपयोग करते हैं और यह अनुवादकों के लिए उपयोगी भी रहते हैं। तीसरा है बहुभाषी कोश, इसमें एक शब्द के अर्थ 3 या उससे अधिक भाषाओं में दिए जाते हैं। जैसे कि हिंदी का इंग्लिश में दे दिया जाए और उसके बाद तेलुगु में दे दिया जाए या फिर फ्रेंच में दे दिए जाए, तो बहुभाषी अर्थात एक से अधिक, 2 से अधिक जब उसमें भाषाओं का अर्थ दिया जाए तो वह बहुभाषी होता है। चौथा है विषय कोश, ये किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं, जैसे विधि कोश, विज्ञान कोश या साहित्यिक कोश, अर्थात एक क्षेत्र के लिए ये बनाए जाते हैं। मिथक कोश, मिथोलॉजिकल डिक्शनरी, इसमें पौराणिक पात्रों, कथाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों की विस्तृत व्याख्या होती है। छठा है समानार्थी या पर्यायवाची कोश, इसमें शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों का संग्रह एक प्रकार से होता है। 9वां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को समझाइए। पारिभाषिक शब्दावली उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र जैसे विधि, प्रशासन, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य आदि में एक निश्चित और सीमित अर्थ में किया जाता है। सामान्य शब्दों के विपरीत इनका अर्थ संदर्भ बदलने पर भी नहीं बदलता है, उन्हें ही पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप और विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला नियत अर्थ होता है, अर्थात पारिभाषिक शब्द का सबसे प्रमुख गुण उसकी अर्थ निश्चितता होती है। इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का भ्रम या द्वय अर्थकता नहीं होती है, जो कि हमने आपको परिभाषा भी बताई है। अभी एक क्वेश्चन आया उसमें भी बताया कि पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द होते हैं उनका एक ही निश्चित अर्थ होता है, उनका कोई दो अर्थ नहीं होता है, उसमें कोई भी भ्रम उत्पन्न करने वाली बात नहीं होती है। दूसरा है परिध का निर्माण, ये शब्द एक विशेष विषय की सीमा या परिध में बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए अभियोग शब्द का प्रयोग केवल कानूनी संदर्भ में किया जाएगा, अर्थात विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में
जो शब्द होते हैं उसी में प्रयोग किए जाते हैं। संक्षिप्तता और सुबोधता, एक अच्छे पारिभाषिक शब्द को संक्षिप्त और बोलने में सरल होना चाहिए ताकि उसका प्रयोग जो है सुगमता से किया जा सके। व्युत्पत्ति क्षमता, पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए जिनसे आवश्यकता अनुसार अन्य शब्द बनाए जा सके। अभिधा प्रधानता, इन शब्दों में लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग नहीं होता है, ये केवल अभिधा प्रकट करते हैं ताकि तकनीकी संचार में स्पष्टता बनी रहे। इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है यहाँ पर मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व करा दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन का नोट्स आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 86 048 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है 46 796 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। आपको वहाँ पर बता देना है कि इसके नोट्स हमें चाहिए। मात्र 30 रुपये आप पेमेंट करेंगे, जिससे आपको जो BA 4th सेमेस्टर है उसका कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के विद सॉल्यूशन के नोट्स दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। तो आप अगर लेना चाहें तो नंबर पर मैसेज करें या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज आप कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब आपके एग्ज़ाम है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।